नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 14 जनवरी और आप जानते हैं कि 14-15 जनवरी को हम इंडिया में मकर संक्रांति मनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति अपने आप में विविधता से भरे हुए त्यौहार हैं और ये इंडिया में फसलों वाली त्यौहार है, फसलों से संबंधित त्यौहार है। मकर संक्रांति के अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम पड़ जाती है, तो आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लें। मकर संक्रांति की समय चल रही है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले हम टॉप पे चलते हैं। पंजाब हरियाणा साइड में मकर संक्रांति को आप क्या कहोगे? तो इसे हम लोहड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लोहड़ी कहते हैं पंजाब हरियाणा में। थोड़ा सा नीचे आया उत्तरवाड़ी साइड में हिमाचल प्रदेश को देखा, यहाँ पर हम मकर संक्रांति को माघ साजी के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। एक बार क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश माघ साची के नाम से मकर संक्रांति को कहाँ सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश नहीं दिया गया था, तो इस कंडीशन में आप क्या आंसर मारोगे? तो इस कंडीशन में आप या तो जम्मू कश्मीर ऑप्शन में हो सकता है, या पंजाब ऑप्शन में हो सकता है, या हरियाणा ऑप्शन में हो सकता है। बात पहले ही क्लियर कर लेनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम में जाके है ना 2 में से 1 करने में गलत हो जाती है। ठीक है भाई। इसके अलावा तमिलनाडु में आएंगे, इसे सेम पोंगल कहा जाता है। केरल में जाएंगे, इसी त्यौहार को मकर बिलक्कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकर बिलक्कू कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा और आप नीचे आएंगे थोड़ा सा, मकर संक्रांति नॉर्थ इंडिया वगैरह में इसे मकर संक्रांति के नाम से ही जानते हैं। पछवाड़ी साइड जाएंगे, गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है, और यूपी में स्पेसिफिक रीजन में इसे खिचड़ी भी बोला जाता है। तो ये जो है आपका मकर संक्रांति की विविधता है, इसे समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश क्लास 5। ठीक है भाई, है ना। आज 5वां क्लास है उत्तर प्रदेश एग्जाम के ऊपर। आज से पहले हमने आपको 4 क्लास और जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया है। चलिए देखते हैं एक एक प्रश्नों को। ठीक है। पोंगल के तीसरे दिन के त्यौहार को क्या कहा जाता है? जैसे अभी आपने देखा कि ये मकर संक्रांति वाला ही त्यौहार है, लेकिन ये तमिलनाडु में मनाई जाती है, तो ये बेसिकली 4 दिनों तक सेलिब्रेट करी जाती है। तो इसके जो 3rd दिन है उसे किस नाम से जानते हैं? आइए, सबसे पहले इसका आंसर हो गया आपका मट्टू पोंगल। क्या हो गया भाई? मुट्टू पोंगल। पोंगल शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा पोंगा से लिया गया है, और पोंगल शब्द के अपने आप में अर्थ क्या होता है? तो उबालने से होता है। और ये क्वेश्चन आपको एज इट इज जैसे लिख के रखा है 2023 में एमटीएस में बताया था, और लकली हमने पूछने से पहले ही आपको बता दिया था। कमेंट करेंगे जो बच्चे एग्जाम दिए हैं और ये क्वेश्चन अटेंड किए हैं। इसके अलावा पोंगल शब्द की उत्पत्ति बता दिया। यह तमिलनाडु के प्रमुख फसली त्यौहार है जो मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। पोंगल का शाब्दिक अर्थ समझ ही लिए क्या होती है। इसके अलावा पोंगल के प्रथम दिन को हम भोगी पोंगल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भोगी पोंगल कहते हैं, है ना। भोगी पोंगल कहते हैं, और इसमें देवता इंद्र की पूजा होती है। देखिए, पोंगल में इंद्र की, सूर्य की और गाय माता की भी पूजा होती है। ठीक है, ध्यान रहे, है ना। तो पहले दिन भोगी पोंगल में हम इंद्र देवता की पूजा करते हैं। दूसरे दिन सूर्य पोंगल होता है, नाम से स्पष्ट है। पोंगल के तीसरे दिन को हम मट्टू पोंगल कहते हैं, और पोंगल के विसर्जन वाली दिन को हम कुन्नुम पोंगल कहते हैं। तो ये 4 दिवसीय पोंगल है जिसका अलग अलग नाम है, और ये क्वेश्चन 3 दफ़ा आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इनके अलग अलग दिन के नाम से। उसी प्रकार से एक विविधता वाला त्यौहार है बिहू। हम आम भाषा में से बिहू बोल देते हैं, लेकिन ये साल में 3 बार मनाई जाती है, और 3 बार मनाई जाती है तो इसका नाम भी अलग अलग होंगे। ठीक है भाई, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से इंडिया में, है ना, मुख्य रूप से दुर्गा पूजा भी 2 बार मनाया जाता है। एक तो आपका चैती दुर्गा होता है, चैती दुर्गा, है ना, और एक आपका जो होता है दुर्गा दिवाली से पहले। ठीक है, तो 2 दुर्गा पूजा भी मुख्य रूप से इंडिया में मनाए जाते हैं। दुर्गा पूजा का अलग अलग जगह पे अलग अलग मेला के नाम से जानते हैं। जैसे बस्तर दशहरा, इसकी अलग क्वालिटी है भाई, क्योंकि वो 75 दिनों तक चलती है ना। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश, नाम से स्पष्ट है। तो ये तो अलग बात हो गई, लेकिन ऐसे भारी में कि भाई दुर्गा पूजा 2 बार मनाते हैं साल के अंदर। ठीक है। तमिलनाडु में मनाए जाने वाली नववर्ष के त्यौहार को हम क्या कहते हैं राजा? तो पोटांडू कहा जाता है।
नव वर्ष की त्यौहार भी काफ़ी विविधता रखता है इंडिया के अंदर, है ना। जैसे अगर केरल में आ जाए, यहीं तमिलनाडु के बगल में भी शेप पे केरल में यहाँ पे, तो यहाँ पे इसे विशु कहते हैं, है ना। इसके अलावा अगर आप नव वर्ष की त्यौहार सबसे टॉप पे यहाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख वगैरह में जाएंगे तो इसे हम नवरेह कहते हैं। बिहार में आएंगे तो हम इसे शीतल के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में आएंगे तो गुड़ी पाडवा के नाम से जानते हैं। तो ये सब नव वर्षीय त्यौहार के नाम हैं। असम में एक त्यौहार बिहू में से एक बिहू नव वर्ष में भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम को और आप क्या कह देते हो, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो इसे सदिर अट्टम कहा जाता है और नाट्य शास्त्र और अभिनय दर्पण से प्रेरित है ये भरतनाट्यम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नाट्य शास्त्र के लेखक उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, एनिशिएंट किताब है तो भरत मुनि, है ना। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, भरत मुनि। और अभिनय दर्पण के लेखक है नंदीकेश्वर, है ना। नंदीकेश्वर जो है ये अभिनय दर्पण के लेखक हैं। ये दोनों आपको जो है भरतनाट्यम के बारे में जानकारी मुहैया कराएगा। वैसे नाट्य शास्त्र सिर्फ भरतनाट्यम पे ही लागू नहीं होता है, क्लासिकल जो डांस है उसके जो वाद्य यंत्र वगैरह होते हैं इनकी जानकारी भी इस पुस्तक से आपको मिलेगा। जैसे आपने एक एग्जाम में एक क्वेश्चन अटेंड किए होंगे कि जो अर्थशास्त्र किताब है चाणक्य का, तो ये किससे आधारित है। देखिए बेसिकली जो है ये राजनीति कानून से आधारित तो दोनों ऑप्शन हो सकता है, राजनीतिक कानून कुछ भी हो सकता है या फिर विधि, है ना। तो इससे आधारित ये जो है नियमावली सिखाता है आपको, है ना, कूटनीति भी कह सकते हो एक तरीके से। तो ये जो है चाणक्य की किताब है। तो ऐसा नहीं कि कोई एक वर्ड कहीं आपने याद कर लिया तो वही एग्जाम में ऑप्शन में रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बात बताया है। छठ पर्व भी 4 दिनों तक चलती है, यहाँ 4 लिखना छूट गया है ना। 4 दिनों तक चलती है बिहार में। बिहार की सबसे बड़ी त्यौहार है ये, और ये सूर्य भगवान की जो है इसमें पूजा करी जाती है, भगवान दीनानाथ की। देखिए एक मेदराम जात्रा त्यौहार है, ये तेलंगाना में, ये भी 4 दिनों तक चलता है। ये 4 दिनमा त्यौहार को मैं एक जगह रखा है, मेदराम जात्रा। ये इसमें आपको कोई पूछेगा कि किस जनजाति के लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो कोया जनजाति के लोग। ऐसा नहीं है कि मैं मेदराम मेला में नहीं जा सकता हूँ, मैं भी जा सकता हूँ, मैं कोया जनजाति से बिलोंग नहीं करता फिर भी जा सकता हूँ। तो ये आपको समझने के लिए है कि ज़्यादातर इसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो कोया जनजाति के लोग। मैंने ये भी बताया था कि कोया जनजाति के लोग सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे जनजाति भी पूछे जाते हैं, इसीलिए हर एक बात को जो है समेटते चलेंगे। इसके अलावा देखिए जो मेदराम जात्रा मेला है इसे इंडिया का 2nd लार्जेस्ट मेला कहा गया है आफ्टर कुंभ, ठीक है। लेकिन अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन करूं, हालांकि मैं थ्योरी क्लास में यानी जो टॉपिक बैच है वहां पे पढ़ा चुका हूं कि ईस्ट का कुंभ किसे कहा जाता है, ईस्ट का कुंभ किसे कहा जाता है। आप लोग पे मुझे ये क्वेश्चन उधार रखना पड़ रहा है क्योंकि मैं कल ही परसों में पढ़ाया हूँ कि, है ना, जो है ईस्ट पूर्वी भारत का जो है कुंभ मेला की संज्ञा किस मेला को दिया जाता है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 जिसका आयोजन गोवा में किया गया था। इस प्रतियोगिता में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया था। आइए बात कर लेते हैं। 2022 में आपका 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, इसमें हम 36 खेल को शामिल किए थे। इससे पहले 2015 में 35वां राष्ट्रीय खेल केरल में हुआ था, इसमें 33 खेलों को शामिल किया गया था। तो 2023 में जो आपका 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ, देखिएगा 36वां और 35वां में बहुत गैप है जी, 7 साल का। तो लगातार जो है 21 में नहीं करवा दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 37वां राष्ट्रीय खेल जो है इसमें 43 खेल को शामिल करा गया था, 43 इवेंट को शामिल किया गया था। इवेंट कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि एक खेल में कई सारे इवेंट होते हैं, है ना, प्रतियोगिता सही रहेगी। तो 43 खेल के लिए प्रतियोगिता मतलब शामिल किया गया था। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 जिसका आयोजन गुजरात में, है ना, किया गया था, वहाँ पे 36 खेल शामिल थे। 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 केरला में 33 खेल को शामिल करी गई थी। ये बात मैंने अभी आपको मौखिक रूप से बता ही दिया था। 37वां राष्ट्रीय खेल में नया खेल जो जोड़ा गया ये कौन कौन सा है, तो ये आपका है भैया, है ना, समुद्र तट फुटबॉल, है ना, रोल बॉल, गोल्फ, इसे मिनी गोल्फ भी लिख लेते हैं या फिर गोल्फ भी लिखते हैं, गोल्फ के जैसा ये, सबका टकराव, इसके अलावा इसके मार्शल आर्ट, कलारीपट्टू और पेनकैक सिलाट, ये 7 खेल है जिसे नया दिया गया। बाद बाकी तवाई कांडो वगैरह को भी इसमें जगह दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा
ये जो 37वें राष्ट्रीय खेल है इसमें शुभंकर को मोगा रखा गया था, शुभंकर मोगा। ये तो मैं आपको जो है CGL के या फिर MTS के प्रैक्टिस सेट से ही बताते आया हूँ। और 30वां राष्ट्रीय खेल आपका कहाँ पे होगा, उत्तराखंड के अंदर होगा। इस खेल में महाराष्ट्र पदक लिस्ट में टॉप पे रहा, जो 36वें में रनर अप रह गए थे। ठीक है, रनर अप रह गए थे आपका कौन, महाराष्ट्र 36वें राष्ट्रीय खेल में। और वहाँ पे सर्विसेज टीम को जो है आपका दिया गया था क्या भाई, विजेता ट्रॉफी, है ना। तो यहाँ पे जो है 37वें वाला में महाराष्ट्र उप विजेता रहे, माफ़ कीजिएगा विजेता रहे, और सर्विसेज उप विजेता रहे। जो 36वां में था ना रनर अप विजेता, इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे हुआ है। ठीक है, इनके अलावा यह खेल गोवा के कितने शहर में हुए, तो यह खेल गोवा के 5 शहरों में करवाए गए थे। इन 5 शहरों का नाम मैं पास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड तैराक श्री हरि नटराज, जिन्होंने 10 पदक जीते, है ना। 8+1+1 के रेशियो में 8 गो गोल्डे जीत लिए। माइकल फेल्प्स ओलंपिक में जीते और यहाँ पे ये जीते, है ना। और एक जो है आपका रजत और एक ब्रांज के साथ 10 पदक पे जो है अपना सर्वाधिक पदक का रिकॉर्ड इन्होंने रखा इस खेल में। 38वीं राष्ट्रीय खेल 2024 उत्तराखंड में होगी। और भारत में पहली बार जैसा राष्ट्रीय खेल आजकल आप देख रहे हैं आधुनिक फॉर्मेट वाली, उस राष्ट्रीय खेल की शुरुआत 1985 नई दिल्ली से किया गया था। हालांकि इस खेल का जन्म का इतिहास पुराना है, 1940 के समय भी हुआ था, लेकिन जो आधुनिक स्वरूप है ना ये 1985 मानी जाती है। जैसा आप ओलंपिक खेल में ही ले लीजिए, इसका भी सेम है कहानी ओलंपिक खेल का भी। ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 BC ही मानी जाती है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में आज पूछता है तो आधुनिक ओलंपिक का फॉर्मेट पूछता है, जिसकी शुरुआत 1896 एथेंस ग्रीक से हुआ था, पीरियडिक कुबर्टिन के प्रयास से। ओपेक की स्थापना कब किया गया था, आप जानते हैं कि ये ओपेक क्या है, जो तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, है ना। ओपेक तेल निर्यातक देश का संगठन है जिसकी मुख्यालय ऑस्ट्रिया में स्थित है। इसके प्रमुख सदस्य देशों में जो भी तेल प्रोड्यूसर देश है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें आएगा, संयुक्त अरब अमीरात भी आएगा, लीबिया, है ना, सऊदी अरब, कुवैत, इराक, ईरान, नाइजीरिया, ये सभी के सभी जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये सब तेल वाला देश है, जिसके पास तेल है और वही अमीर है आजकल के ज़माना में। सार्क या दक्षेस की स्थापना, सार्क है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क या इसे हिंदी में दक्षेस कहते हैं, है ना। तो ये आपका 1985 में स्थापित किया गया था और इसकी मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। और इसमें 8 सदस्य देश हैं। इनके सदस्य देश से आए दिन क्वेश्चन आता रहता है, जिसमें एक ऑप्शन आपको म्यांमार दे देगा। क्या दे देगा भाई, म्यांमार दे देगा, और आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा एक सार्क का सदस्य नहीं है, तो आपको म्यांमार पे टिक लगाना है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा म्यांमार ही दे, लेकिन इस 8 के अलावा कोई एक और दे देगा। ठीक है, ये 8 देश कौन सा है भाई, तो ये पाकिस्तान, पक्कू, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स और अफगानिस्तान और अपना प्यारा भारत। तो ये 8 हो गया, है ना। अंतिम सदस्य अगर आपसे सार्क में कोई पूछे तो अफगानिस्तान बताना है। आराम से सुनिए, कंटाला नहीं लाइए, ठीक है, आराम से सुनिए, सब काम की बात बता रहा हूँ। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं भूल गया, लिंक वाली बात है, तो एक लिंक यहाँ पे दिख रहा है। 1985 में जो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत भी हुई है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो किसी खेल के प्रशिक्षक को ही दिया जाता है, किसी खेलते हुए खिलाड़ी को नहीं दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में ही करी गई थी। इसके अलावा अपेक है, ये था ओपेक, ये है जी अपेक। अपेक की स्थापना 1989 में किया गया था। मुख्यालय इसका सिंगापुर में है। कहाँ पे है, सिंगापुर में है। ये किस लिए किया गया था, कि इसलिए किया गया था कि जो आपका एशियाई प्रशांत जोन है उसको में जो है व्यापार जोन बनाया जाए और थोड़ा सा है ना मुफ्त, मतलब मुक्त जैसा व्यापार किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक बैठक के थ्रू जो है अपेक की स्थापना 1989 में किया गया। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। इनके अलावा G20 की स्थापना 1999 में किया गया था। विकासशील देशों का यह समूह है। 2023 की बैठक दिल्ली में हुआ था, है ना। और इसमें जो है अफ्रीकी यूनियन को अगला सदस्य यानी 21वें सदस्य के रूप में आधिकारिक दर्जा दिया गया। अफ्रीकी यूनियन अपने आप में एक देश नहीं है, 55 देशों का समूह है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा हम PDF के बारे में अगर आपको बता दें तो अच्छा रहता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेरी करते रहते हैं।
देखिए पीडीएफ है। अगर आप एसएससी की कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो मैं कहूँगा कि मेरे जो पीडीएफ है उसकी कॉस्ट 60 रुपया वाला आप कहिए कि मैं एसएससी के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, 60 वाला दीजिए। तो एक करंट आपका एसएससी जीडी एमटीएस सीजीएल वगैरह के लिए चल रहा है, जिसमें 35 वीडियो आएंगे, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसका 8 क्लास हुआ है। बाद बाकी आपको 57 क्लास का एक नोट दिया जाएगा और टॉपिक बैच की करीब 20 पीडीएफ आपको फ्री दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो क्लास आप वॉच कर रहे हैं यूपीपी के लिए, इसके लिए मात्र 35 रुपया रखा गया है। इसमें टोटल 25 वीडियो आने वाली है, जिसके तहत आप 5वीं वीडियो देख रहे हैं। इसमें भी आपको टॉपिक वाइज मुफ्त दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप 100 रुपया, क्योंकि एक बीएसएससी का भी चलता है, तो जब ये जैसा भी आपने 60 वाला देखा उस बीएसएससी में भी बीएसएससी भी ऐड हो जाएगा, उस 60 में यूपी पुलिस भी ऐड हो जाएगा। तो एसएससी के लिए, यूपी पुलिस के लिए, बिहार एसएससी के लिए, सब के लिए 100 रुपया में हो जाएगा। अगर कोई बच्चा यूपी की तैयारी नहीं करता है, खाली बिहार और एसएससी का लेना चाहता है, तो उनके लिए 90 रुपये में काम हो जाएंगे। यानी मैं कहें कि 100 रुपया से नीचे में आपको एक फुल फ्लेज, एक रिफाइंड बुक मिल जाती है। एक नहीं 2 बुक कहिए, और जो भी लाइन लिखे हैं वो सिर्फ एग्जाम में ही आने वाली लाइन है, ना कि आपको काटने छांटने की ज़रूरत है और पूरे पढ़ने की ज़रूरत है ना। आपको सिर्फ प्लेलिस्ट की वीडियो वॉच करना है और उसी दिन आपको जो है पीडीएफ पे एक लुक मारना है। अगर आपको याद ना हो जाए तो बताना, क्योंकि मेरी भाषा बहुत सरल होती है। एक बार आप सुनेंगे और उसी चीज़ के लिखा हुआ फिर पाएंगे तो आपको याद होने से कोई नहीं रोक सकता। बाद बाकी आप समझदार हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक आप क्लिक करेंगे, आपको व्हाट्सअप पे रिडायरेक्ट करेगा, है ना। व्हाट्सअप मैसेज करना है पीडीएफ के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से अकबर के नवरत्नों में शामिल रहे किसके द्वारा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद करवाया गया था। देखिए बाबरनामा अपने आप में एक बुक है जिसे तुर्की में लिखा गया था, और तुर्की में किसने लिखा था, तो स्वयं बाबर ने लिखा था। बाबर को आप कलंदर भी कह देते हो, क्या कहते हो भैया, कलंदर भी कह देते हो। ठीक है। बाबर जो है पहले मुगल वंश की स्थापना करने से पहले फरगना की शासक 1494 में बना था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा हुआ करता था। बाबर माता के तरफ से अलग वंशज और पिता के तरफ से अलग वंशज थे। ठीक है। बाबर के द्वारा लड़ा गया 4 लड़ाई, 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई, 1527 खानवा का लड़ाई, 1528 चंदेरी का लड़ाई और 1529 घाघरा का लड़ाई। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया, 27 खानवा में राणा सांगा को हराया, 28 में जो है मेदिनी राय को हराया और 29 में नुसरत शाह को हराया। बाबर को जो है शुरू में आगरा में दफनाया गया था जब मर गया, और बाद में जो है इसके इच्छा अनुसार इसे काबुल में दफनाया गया। ये बाबर से इतना क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो बाबर का जो बाबरनामा है उसको तुर्की भाषा से फारसी रूपांतरण जो है अब्दुल रहीम ने किया था। देखिए अब्दुल रहीम ही इसका नाम है। बाद बाकी खान ए खाना ये जो है उपाधि दिया गया है अकबर के द्वारा, तो इसका पूरा नाम फिर से क्या हो जाता है, अब्दुल रहीम खान खाना। इसका नाम अब्दुल है। ठीक है भाई। इसके अलावा अकबर के मंत्री परिषद को जो है नवरत्न कहा जाता था, जैसा आप सभी जानते हैं। साथ ही हमने ये भी कहा है कि जो चंद्रगुप्त सेकेंड है उनके भी मंत्री परिषद को नवरत्ने कहा जाता था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो अकबर के नवरत्न में अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा लिखा है, तानसेन बहुत बड़े गायक है ना, मान सिंह जिन्होंने है ना 1576 का जो युद्ध हुआ वहाँ पे अकबर के सेनापति का नेतृत्व कर रहा था, राजा टोडरमल 10 साला बंदोबस्त लगवाए अकबर के नवरत्नों में, फैजी ये सर्वोच्च कवि के पद पे सर्वोच्च हेड पद पे थे, उन नवरत्नों में हेड था, मुल्ला दो प्याजा ये खाने के लिए मतलब इनको जो है इनको भी उपाधि दिया गया है। प्याज का जो है पकवान इनको बहुत पसंद हुआ करता था, इसीलिए अकबर के द्वारा 2 प्याजा का उपाधि दिया गया। फ़कीर अजीउद्दीन ये चिकित्सक थे एक पेशे से, और अब्दुल रहीम खान खाना भी आपने देखा कि ये राइटिंग वगैरह के काम करते थे। तो अकबर के नवरत्न को ज़रूर याद रखें। आप स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, साथ ही ये एसएससी की एग्ज़ाम में भी धड़ल्ले से पूछता है कि निम्न में से अकबर के दरबारी कौन नहीं थे। ठीक है भाई। बाबरनामा के लेखक स्वयं बाबर है जो तुर्की भाषा में हुआ करता था। मैंने अभी इसकी डिस्कस कर लिया, और बाबर के ऊपर पूरा जो है शुरू से अंत तक बाबर को जो है एकदम है ना हमने एनालाइज किया है। अकबर के प्रारंभिक दिनों का संरक्षक या रीजेंट रहे बैरम खान के पुत्र थे अब्दुल रहीम, जिसे बाद में खान खाना की उपाधि अकबर ने दिया था। मानसिंह भगवान दास का पुत्र था और राजा भारमल के पौत्र हो जाएंगे। ठीक है। तो ये भगवान दास के पुत्र हुए मानसिंह, ये आमेर से थे है ना, और इन्होंने 1576 में है ना जो आपका है अकबर के सेना का नेतृत्व किया था। इसके अलावा
दहसाला बंदोबस्त है ना, दहसाला बंदोबस्त ये कौन चलाया? तो ये चलाया था राजा टोडरमल, जैसा कि अभी हमने बात किया था। अकबरनामा ग्रंथ की रचना अबुल फजल की बता दिया था। अकबर के नवरत्न में फ़कीर अजीउद्दीन एक चिकित्सक थे। बाद बाकी अकबर को आप और किस लिए जानते हैं? इबादत खाना के लिए जानते हैं, फतेहपुर सिकरी के लिए जानते हैं, बुलंद दरवाज़ा के लिए जानते हैं, ये सब के लिए आप अकबर को जानते हैं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पादप के किस समुदाय के दो वर्ग है? देखिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये किस समुदाय के दो उपवर्ग कहना चाहिए यहाँ पे? तो ये है आपका जी फेनरोगेम्स। फेनरोगेम्स भी आगे चल के दो भागों में बढ़ते हैं, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। ठीक है, देखिए फेनरोगेम्स और आपका जो है क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, फिर फेनरोगेम्स दो भागों में बढ़ता है। पादप समुदाय के दो उप समुदायों में विभाजित किया जा सकता है, क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स को। क्रिप्टोगेम्स वैसा पौधा या जीव है जिसमें बीज नहीं होता है। इसमें प्रजनन आपका जो है बीजाणुओं के द्वारा होता है। यह जल और स्थल दोनों में पाया जाता है, जैसे शैवाल और लाइकेन, काई, ये सब। ठीक है, आपने शैवाल घर में भी देखा होगा, ऐसा नहीं कि शैवाल देखने के लिए आपको मरीन में ही जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। शैवाल आप घर में भी देखा होगा। आपके घर में जो हैंड पैप है, जिसे हम लोग गांव घर में चापाकल कहते हैं, आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं आई डोंट नो, है ना। तो ये जो चापाकल पे बहुत ज़्यादा पानी लगते लगते हरा कलर की जो काई जैसे जम जाती है, जो फिसलन पैदा करती है, ये भी एक शैवाल का जो है काई कह देते हैं हम बोलचाल में। तो ये भी समझ लीजिए कि ऐसा ही है। ठीक है, शैवाल में एक चीज़ खासियत होती है कि कभी भी इसके पेड़, पत्ते, तने, जड़ इत्यादि विभक्त नहीं होते हैं, मतलब सब एक ही में होता है। ठीक है ना। तो क्रिप्टोगेम्स आपको समझ में आ गया कि वैसा पौधा जिसमें बीज ना हो और इसमें जो है आपका प्रजनन कैसे होगा? बीजाणुओं के द्वारा होगा। इसका उदाहरण जीवाणु, काई, लाइकेन वगैरह है। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स के अंदर जो सबसे बड़ा समूह है वो है थैलोफाइटा। देखिए अब क्रिप्टोगेम्स आप समझे, क्रिप्टोगेम्स में भी अब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये सब विभक्त होंगे। आगे आप जो है मैं समझाऊंगा इसी वीडियो में, अच्छे से समझ जाओगे आप। क्रिप्टोगेम्स के अंदर सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा। ओवरऑल सजीव जगत का भी यह सबसे बड़ा समूह है, चाहे कोई सा भी कैटेगरी हो, इसमें थैलोफाइटा का जो एरिया है, जो दायरा है, वो सबसे लंबा है। इसमें जीवाणु भी आते हैं, लेकिन सभी नहीं, इसीलिए अधिकांश लिखा है। शैवाल भी आता है, जीवाणु, शैवाल, कवक भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये सब जो है आपके थैलोफाइटा में आ जाएंगे, है ना। इनके अलावा क्रिप्टोगेम्स वैसे पौधा का उदाहरण है, क्रिप्टोगेम्स के माफ़ कीजिएगा, क्रिप्टोगेम्स पौधे के अन्य समूह जैसा कि मैंने बताया ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये भी होते हैं, थैलोफाइटा भी होते हैं। थैलीफाइटा का भी हमने देख लिया, ये सबसे बड़ा समूह है सजीव जगत का, है ना। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये जल और स्थल दोनों जगह जो है आपका क्या करता है? हार्वेस्ट हो सकता है, पैदा हो सकता है ना। इसके अलावा टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगेम्स होते हुए भी संवहनी उत्तक को कैरी करता है। जैसे जनरली जो भी आपको क्रिप्टोगेम्स होता है वो संवहनी उत्तक नहीं कैरी करता है। संवहनी उत्तक कहने का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है, जाइलम और फ्लोएम इनका अभाव होता है। आप जानते हैं कि जाइलम से जल का और फ्लोएम से जो है फूड का प्रवाह किया जाता है पेड़ पौधों के अंदर, तो इनकी अभाव पाई जाती है। लेकिन क्रिप्टोगेम्स में जो टेरिडोफाइटा समूह है उसके अंदर आपको जो है इन संवहनी उत्तक को आप पाएंगे। लाइकेन क्या होती है ये भी पूछा जाता है। तो कवक और शैवाल के अंदर जो सहजीविता का संबंध है, कवक और यहाँ पे शैवाल और कवक लिखना चाहिए, ठीक है। शैवाल और कवक के जो बीच में सहजीविता के संबंध से लाइकेन की उत्पत्ति होती है। मैं लिख दूंगा, सही करके दूंगा पीडीएफ में। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया भैया लखनऊ में। कब किया गया? 11 से 12 फरवरी 2023 के मध्य। ठीक है, इनके अलावा इस सम्मेलन का विषय क्या रखा था? न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन, मतलब नया इंडिया का ग्रोथ इंजन है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, और है भी भैया, क्योंकि राम मंदिर आ जाने से मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सीधे 50 से 60 साल आगे आ गया है, सीधे आगे आ गया। सबकी अपनी अपनी सोचने की तरीका है। जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ, अयोध्या क्षेत्र में इतने ज़्यादा रोजगार सृजन हो जाएंगे, पर्यटक स्थल बन जाएंगे, हवाई अड्डा बन जाने से विदेशी टूरिज्म का आगमन होगा, उससे लोगों की जो है इनकम का सोर्स बढ़ेगा और लोग खुशहाल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं भगवान इनडायरेक्टली और डायरेक्टली तो करते ही हैं, डायरेक्ट भी मदद कर रहे हैं। तो बोलो जय श्री राम। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लखनऊ जो है ये चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? तो द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस साहब के द्वारा करा गया था। सुभाष चंद्र बोस साहब और किस किस चीज़ से जुड़े रहे थे? तो सबसे फेमस जो आपसे पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक, आज़ाद हिंद फौज, ये दोनों से सुभाष चंद्र बोस साहब जुड़े रहे थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। नेताजी के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक सेकेंड, हाँ, तो नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और पिछले साल वाला 2023 वाला नेताजी अवार्ड हम आप लोगों से पूछे ही थे, तो लुंगलई फायर स्टेशन को दिया गया था और उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग को दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत में अस्थायी सेना का गठन कहाँ पर किए थे, ये पूछा जाता है। इसमें ऑप्शन में एक जापान भी होता है और सिंगापुर भी होता है, तो आप सिंगापुर लगा के आना। महात्मा गांधी को 1944 में किसने राष्ट्रपिता कहा था? तो ये भी सुभाष चंद्र बोस साहब ही कहे थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में 2 बार अध्यक्ष के तौर पे सेलेक्ट हुए। एक बार 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, इसमें जो है अध्यक्षता किए। एक बार 1939 त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें जीतने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और क्यों दिए थे मैं पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था, क्योंकि गांधी जी ने इनके खिलाफ पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया था। पट्टाभी सीतारामैया, इस प्रकार से नाम है इनका, सीतारामैया है ना, तो इनको खड़ा कर दिया था और यही न कहीं कारण बना। हालांकि पट्टाभी सीतारामैया हार गया है ना, और फिर इन्होंने जीतने के बाद भी जो है अपना श्रेय किसी और को देके इस्तीफा दे दिया। इनके अलावा नौजवान सभा का गठन 1926 में भगत सिंह साहब ने किए थे। अभिनव भारत नामक संस्था का गठन 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना 1944 में सचिंद्र सन्याल तथा उनके सहयोगी के द्वारा किया गया था उत्तर प्रदेश में। इनके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह, और जब भी आपने देखा कि नौजवान सभा, नौजवान भारत या फिर नौजवान सभा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जो 1926 में गठित हुआ था, तो इनके सदस्य और भगत सिंह ने मिलकर HRA का नाम बदलकर हसरा कर दिया दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। हालांकि मैंने इस पर जो है एक लंबा थेसिस आपको बता चुका हूँ कि इस संस्था का नाम परिवर्तन का विचार सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद के मन में आया था। प्रभावी राजस्व घाटे को निकालने के लिए राजस्व घाटा में से किसे घटाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अनुदान की राशि जो होती है, अगर आप जो फिजिकल डिफिसिट में से अनुदान को घटा देंगे तो आपको प्रभावी राजस्व घाटा निकल करके सामने आएगा। राजकोषीय नीति भारत के किस मंत्रालय के अधीन होते हैं? तो आप कहिएगा जी वित्त मंत्रालय के अधीन होता है। इसमें 4 बातों को शामिल किया जाता है। ये VVI पॉइंट है और SSC ने 3 एग्जाम में पूछा इसे पिछले 1 साल से, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि राजकोषीय नीति में क्या क्या शामिल नहीं होता है। 3 देके वो दूसरा देता है। देखिए इसमें 4 बात क्या क्या शामिल होता है। संसाधनों का आवंटन, है ना, आवंटन मतलब वितरण समझ लीजिएगा, आय का वितरण, आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास, ये 4 जो है मेन मोटो होता है आपका राजकोषीय नीति का। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो, यानी आया कम और गया ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति में फिजिकल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। राजकोषीय घाटा में से यदि ब्याज का भुगतान को घटा दिया जाए तो इस प्रकार हम प्राथमिक घाटा को प्राप्त करते हैं। इकोनॉमिक्स का अच्छा टर्म है, इसे अच्छे से समझिएगा। जब फिजिकल डिफिसिट में से हम जो क्या होता है, जो ब्याज का भुगतान होता है, ब्याज का मतलब यहाँ पे आप पीछे में सार्वजनिक ब्याज भुगतान भी लगा सकते हैं। सरकार जो ब्याज का भुगतान करता है ये हमारा और आपका नहीं होता, ये पूरा देश का भुगतान होता है, तो सार्वजनिक ब्याज का भुगतान भी आप इसे कह सकते हो। तो जब राजकोषीय घाटा में से आप उसे घटाओगे तो प्राथमिक घाटा, है ना, जो आपको प्राप्त होगा। भारत सरकार के बजट में कुल घाटों में से सबसे अधिक योगदान राजकोषीय घाटा का ही है। ठीक है भाई, है ना। इनके अलावा अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या इफेक्ट होता है? तो अशुद्धियाँ डालने मिलाने से द्रव की क्वथनांक जो है बढ़ जाती है। ठीक है, दाब बढ़ाने से भी क्वथनांक बढ़ जाती है। जैसा कि आपने प्रेशर कुकर, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाती है क्योंकि प्रेशर बढ़ने से क्वथनांक बढ़ती है। प्रतिरोध बढ़ने से क्या होता है? किसी भी कंडक्टर की चालकता का मान घट जाता है। इसका मतलब प्रतिरोध, रेसिस्टेंस और जो है कंडक्टिविटी एक दूसरे के अपोजिट कार्य करता है।
तापमान में वृद्धि से चालक की चालकता पर क्या होती है? तो चालक की चालकता तो घटती है, जबकि अर्धचालक जो सेमी कंडक्टर होता है, अगर आप किसी मोड में टेम्परेचर में जो है वृद्धि करेंगे तो सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगा। ठीक है, तो अर्धचालक पर जो है बढ़ता है तापमान बढ़ाने से और चालक में जो है घटता है। इसके अलावा प्रकाश की चाल पर तापमान का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रकाश की चाल जो है निर्वात में भी गमन कर सकती है, इसीलिए यह अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश। ठीक है, और ये कहीं भी आपको गमन कर सकता है, निर्वात वगैरह में भी। तापमान बढ़ने से आयतन में वृद्धि होती है, ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर करता है कि क्या होता है जब जल को गर्म किया जाता है 0 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक। तो क्या होता है, जल पहले आयतन में घटता है। अनलिक्विड को आप देखोगे सीधे ऊपर की तरफ, लेकिन जल जो है सीधे पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ सिकुड़ेगा तब खोलेगा। ठीक है, तो आयतन में पहले घटता है और जैसे ही 4 डिग्री सी टेम्परेचर को पार करता है तो फिर जल ऊपर की तरफ आने लगता है, मतलब अब आयतन बढ़ने लगता है। तो इसी से एक निकल के क्वेश्चन आया कि जल का जो है घनत्व किस डिग्री टेम्परेचर पे सबसे अधिक होगा? तो आपका आंसर होता है 4 डिग्री सी, क्योंकि 4 डिग्री सी पे आयतन सबसे कम तो घनत्व सबसे ज़्यादा होगा जल का। तो इसीलिए 0 से 10 डिग्री पर गर्म करोगे तो आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1866 में करी गई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में लंदन में किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था कि ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ बॉलीवुड किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ बॉलीवुड, तो ये कहा जाता है भैया जोहरा सहगल को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राष्ट्र के लिए सर्वप्रथम आय का अनुमान जो है ना, इनकम का, इन्होंने ही लगाया था और धन का अपवहन सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। इनके अलावा दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता संभाले थे। सबसे पहले सेकेंड अधिवेशन 1886 जो कलकत्ता में हुआ था, दूसरी बार 1893 लाहौर में और तीसरी बार 1906 में फिर से कोलकाता में। ये तीसरी बार का अपना महत्व है क्योंकि वहाँ पे स्वराज शब्द को हम इंट्रोड्यूस कराए। कहाँ पे? कोलकाता अधिवेशन 1906 दादा भाई नौरोजी के समय। लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग हमने लाहौर अधिवेशन 1929 में किया, जहां पे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। ब्रिटिश संसद में सेलेक्ट होने वाले पहले भारतीय, तो ये भी दादा भाई नौरोजी है। ठीक है, फिनिक्स फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म से कौन जुड़े हैं तथा नटाल कांग्रेस से कौन जुड़े हैं? तो ये सभी के सभी गांधी जी जुड़े हुए हैं। फिनिक्स फार्म, टॉल्स्टॉय फार्म और इंडियन नेटाल कांग्रेस। ठीक है, इनके अलावा श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किया गया था। 1905 का अवकाल था। इसके अलावा अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। 76वां कांस फिल्म पुरस्कार 2023 में बेस्ट भारतीय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? सबसे पहले एग्जामिनर आपसे पूछता है कि ये कांस जो शहर है जहाँ पे फिल्म का बैठक या पुरस्कार वितरण होता है, तो ये किस देश में है? तो आप कहोगे भैया ये फ्रांस के अंदर है। कहाँ पे है? फ्रांस के अंदर है। तो ये शकुंतलम नामक भारतीय पिक्चर है जहां पर कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में इसे बेस्ट भारतीय फिल्म का अवार्ड दिया गया है। सामंथा रुथ प्रभु की ये फिल्म है शाकुंतलम, इसे बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड दिया गया। यहाँ पे कांस जो है फ्रांस में स्थित एक शहर है। 76वां कांस फिल्म पुरस्कार में है ना सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है ये एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को दिया गया है। और जिससे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना जाता है उसे कौन सा अवार्ड दिया जाता है? पामे डी ओर। कौन सा? पामे डी ओर। ठीक है भाई, तो ये अवार्ड दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, है ना, तो ये जो है बेस्ट फिल्म रहा था ऑस्कर के लिए। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत भी राज्य सरकार की एग्जाम डिमांड करता है। 1929 में हुआ था और 1929 में ही लता मंगेशकर का जन्म हुआ था, तो इसे भी जो है रिलेट करके रखेंगे। 1929 में ही लाहौर अधिवेशन भी हुआ था। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा कांग्रेस के ऑस्कर जो अवार्ड है 2023 वाला, इसमें भारत के द एलिफेंट व्हिस्पर्स ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के कैडर में अवार्ड प्राप्त किए तथा RRR फिल्म के गीत नाटू नाटू को जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए जो है पुरस्कार दिया गया।
ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय भानु अथैया जी थी, है ना। इनके अलावा मलेरिया रोग से संबंधित खोज के लिए रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार दिया गया। रोनाल्ड रॉस का जन्म कहाँ हुआ था? अब ये क्वेश्चन अगर मैं एग्जाम में दे दूँ तो 90% बच्चे जो हैं इसका जन्म जो है पेरिस इंग्लैंड ऐसा मार के आ जाएगा, लेकिन इसका जन्म अल्मोड़ा ब्रिटिश भारत में हुआ था। ठीक है भाई, रोनाल्ड रॉस का जन्म। रुडयार्ड किपलिंग भी इसी प्रकार का एक व्यक्ति हैं जो नोबेल पुरस्कार 1907 में साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त किए थे और इनका जन्म ब्रिटिश भारत मुंबई में हुआ था। किसका जन्म? रुडयार्ड किपलिंग का, है ना। भारत की प्रथम नोबेल आई थी रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा 1913 में गीतांजलि राइट के लिए और साहित्य के सेक्टर में। भारत के लिए प्रथम फिजिक्स में जो है नोबेल पुरस्कार आपका आया था 1930 में सीवी रमन साहब के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन पे कार्य करने के लिए, और प्रतिवर्ष हम 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इन्हीं के जन्मदिन पे सेलिब्रेट करते हैं। भारत में प्रथम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन के द्वारा 1998 में कल्याणकारी अर्थव्यवस्था पर अहम योगदान देने के लिए। दूसरे अर्थशास्त्री जिन्होंने भारत के लिए नोबेल पुरस्कार जीता 2019 में अभिजीत बैनर्जी, जिन्होंने ग्लोबल पॉवर्टी पे काम किया था। ठीक है भाई, इनके पत्नी को भी उसी साल मिला था। एस्टर डुफ्लो इनकी पत्नी का नाम है। दोनों अमेरिकन मूल के नागरिक हैं लेकिन है भारतीय। इसके अलावा भारतीय मूल के अमेरिकन है, माफ़ कीजिएगा। रसायन विज्ञान में भारत को पहला नोबेल पुरस्कार वेंकटरामन रामकृष्णन को 2009 में प्राप्त हुआ था। इसके अलावा राइबोसोम की संरचना पर इन्होंने काम किया था। राइबोसोम को आप प्रोटीन की फैक्ट्री भी कह देते हो। चिकित्सा के क्षेत्र में अमेरिकी नागरिक भारतीय मूल के प्रथम पुरस्कार 1968 में आनुवांशिक कोड के यानी डीएनए के मदद से प्रोटीन के संश्लेषण के लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक लेखिका कौन है? तो ये है भैया शेखर पाठक। ये लेटेस्ट किताब है जो चिपको के नाम से, चिपको आंदोलन आपको सभी को पता होगा भाई कि ये क्या है। तो ये आपका जो है पेड़ों के संरक्षण या फिर ओवरऑल कहें तो वन्य जीव के संरक्षण हेतु चलाया गया 1973 में, जो उत्तराखंड रीजन में चलाया गया था। और इसके प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा और महिलाओं में गौरा देवी ने इसे संचालित करी थी। ठीक है, तो ये अपने आप में हम रोल रखता है आपकी एग्जाम के लिए। तो शेखर पाठक ये चिपको वाला किताब के लेखक हैं। इनके अलावा और भी नए किताब लिखे गए हैं। द गोल्डन ईयर्स के लेखक रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड मजे हुए राइटर हैं। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा के लेखक लेखिका मानसी गुलाटी है, तो इन्हें भी ध्यान रखें। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रेन ये भी किताब आया है नया। तो रूपा पाए, आजकल योगा का काफ़ी क्रेज है भाई, आप सभी जानते हो, है ना। योगा का काफ़ी क्रेज है, योगा करना चाहिए, योगा करना चाहिए। योग दर्शन के संस्थापक कौन है भैया? पतंजलि। इनके अलावा चिपको आंदोलन 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी के द्वारा उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण के लिए चलाया गया था। देखिए 1973 में ही आपका जो है प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर भी 1973 में ही आया था, ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा पहली बार विश्व योगा दिवस जो है 2015 में सेलिब्रेट किया गया 21 जून को, और अभी जो है अभी भी किया गया था 2023 में। बी बलसारा कि संगीत किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बी बलसारा, तो ये पियानो प्ले करते हैं बी बलसारा, ध्यान रखेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। टीएच विनायक घाटम प्ले करते हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई ये बिहार के रहने वाले थे। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, है ना। अरविंद पारेख साहब सितार। अनुष्का शंकर भी सितार। पंडित रविशंकर भी सितार। बुद्धादित्य मुखर्जी भी सितार, है ना। ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ। टी.आर. महालिंगम बांसुरी, और बांसुरी में पन्ना लाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, सुकूर खान, सबरी खान, ये सब क्या हो जाएगा भैया? सारंगी से। ठीक है भाई। इसके अलावा तोताराम क्या बजाते थे? पखावज। अमजद अली खान क्या बजाते हैं? सरोद। ब्रिजभूषण काबरा ये गिटार बजाते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा, है ना, ब्रिजभूषण काबरा गिटार ही बजाते हैं ना, से ब्रिजभूषण काबरा, हाँ गिटार ही बजाते हैं। इनके अलावा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दरमियान निम्नलिखित में से कौन सी संधि नहीं हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दरमियान कौन सी संधि? पुरंदर की हुई थी, बरगांव की हुई थी, सलाबाई की हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि नहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर है। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय नहीं हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ, जिसकी ईस्वी 1792 होता है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम आप समझ रहे हैं किससे जुड़ा हुआ होगा, है ना। पुरंदर
की संधि 2 बार होता है, एक बार शिवाजी के साथ 1665 में शिवाजी और राजा जय सिंह के मध्य, और एक बार 1776 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के तरफ से नाना फडणवीस। तो 2 बार होता है पुरंदर की संधि। जैसा साधु रहेगा वैसा पूजा कीजिएगा। जब भी आपसे पूछेगा कि 1665 में किसके साथ हुआ और 1776 में किसके साथ हुआ, दोनों ऑप्शन दे देगा। जब भी पूछेगा तो आपको सोच समझ के मारना है आंसर। बरगांव की संधि 1779 में हुआ था। सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में। ये क्वेश्चन CGL भी पूछा, ये क्वेश्चन MTS भी पूछा। आई होप आपके राज्य सरकार में भी ये क्वेश्चन आ जाएगा। इनके अलावा देखिए, आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो GK GS के बारे में थोड़ा सा आपका जो है क्षेत्र विस्तार या फिर समझना जरूरी है कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना। अगर किसी भी चीज़ को आप फैक्ट के साथ समझ लेते हैं तो 90% चांस है कि अगर इससे क्वेश्चन चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे हो, SSC हो, है ना। हाँ, ये थोड़ा सा फ़र्क जरूर है। रेलवे में कुछ टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, कुछ एनिशिएंट प्रीवियस ईयर आ जाते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाद बाकी SSC या फिर किसी स्टेट की एग्जाम जैसे दरोगा, पुलिस, SI, ये सब के लिए जो होता है ना, लगभग सेम है। अगर आप किसी क्वेश्चन की माता, बहन, भाई, भतीजा, बंधु सब के बारे में जानते हो तो चांस बहुत कम होता है कि इससे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको छूट जाएगा। और यही पे मैं फोकस करता हूँ और यही कराने की काम करता हूँ। इसीलिए है ना कि कोई सा भी क्लास किसी भी एग्जाम में एप्लीकेबल हो जाता है और आप लोग आके कहते हो कि आपके पढ़ाई से काफ़ी क्वेश्चन आया था, ठीक है। और पिछली बार एक बच्चे ने, है ना, कोई एक एग्जाम हुआ था बिहार SI का, एक बच्चे ने मुझे कहा कि बहुत कम क्वेश्चन मिला था। करीब 39-40 क्वेश्चन मैंने लिख के बताया था और गारंटी दे के बताया था कि ये देखो मैं पढ़ाया हूँ। अब 40 क्वेश्चन मैं लिख दिया, आगे तो और भी आया होगा, ठीक है। तो इसकी इतना कम मिलना, मिलना कम नहीं कहा जा सकता। अब ज़रूरी थोड़ी है कि जितना एग्जाम में आता है सबके सब पढ़ा ही दिया जाएगा किसी के द्वारा, तो उसे तो पुलिस ही पकड़ के ले जाएगा भाई, है ना। और कोई पढ़ा भी नहीं सकता। कुछ 4, 5, 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर 100 की बात कर रहा हूँ, SSC के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का होता है। वहाँ तक आदमी की सोच नहीं पहुँच पाती है पहले, ठीक है। और यहाँ ऐसा मेरे साथ हुआ है, 22 तक तो मैं पहुँच गया हूँ, है ना। उससे ज़्यादा, है ना, शायद पहुँच भी सकता हूँ, या अब देखते हैं आगे के समय में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीम बता दिया। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध के समय सुगौली की संधि का डायरेक्ट ईस्वी पूछता है आपसे, 1816 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है? देखिए, रेडियो सक्रियता की जो माप है ये गैंगर मूलर काउंटर के द्वारा की जाती है। सबसे पहले रेडियो सक्रिय तत्व किस तत्व को कहा जाता है? तो रेडियो सक्रिय तत्व ऐसे तत्व को कहा जाता है जिसकी प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या 83 से पार हो, ठीक है। 83 से पार होने से क्या होता है, इसकी जो न्यूक्लियस है, इसका जो केंद्रक है वो अस्थायी हो जाता है और अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए स्वतः अल्फा, बीटा और गामा कणों का उत्सर्जन करने लगता है। इसी प्रोसेस को रेडियो सक्रियता की घटना कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो ये रेडियो सक्रियता मैंने बताया कि क्या होता है और कितने परमाणु क्रमांक का एक लेवल है, उसके पार ही इस प्रकार की दायरे में आएगा जो भी तत्व है कि ये रेडियो सक्रिय तत्व है या नहीं है। रेडियो सक्रियता की खोज कौन किया था? हेनरी बैकुरल नामक वैज्ञानिक, मुख्य रूप से पहली बार। लेकिन अगर हेनरी बैकुरल आपके ऑप्शन में न हो और रेडियो सक्रियता की खोज भी पूछे तो आप जो है आप मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, रदरफोर्ड, फ्रेडरिक सोडी, इन सभी में से कोई भी एक नाम को मार सकते हो। क्योंकि मारना नहीं मतलब टिक करना है भाई, क्योंकि भाई ये लोग भी योगदान दिए थे। और रदरफोर्ड साहब को तो आप जानते ही हो, है ना। ईंट पर नाच, ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी पर मतलब पी से प्रोटॉन, रॉ से रदरफोर्ड। हालांकि वहाँ गोल्डस्टीन का भी नाम है प्रोटॉन की खोज में, लेकिन रदरफोर्ड साहब का भी नाम है वहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा रेडियो सक्रियता बता ही दिया, 83 से अधिक होगा। रेडियो सक्रियता के दौरान उत्पन्न होने वाला अल्फा, बीटा, गामा, इनकी 4 जरूर याद रखें। अल्फा आपका जो है पॉजिटिव होता है और बीटा आपका निगेटिव होता है और गामा पे आपका कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन इन तीनों में सबसे अधिक भेदन क्षमता जो पत्थर को पार कर जाता है ये है आपका भैया गामा किरण, है ना। और रेडियो सक्रियता का SI इकाई भी आपका क्या है? बकुरल। रेडियम के आविष्कार कौन किए थे? मैडम क्यूरी। और रेडियम के आविष्कार करने तथा एक बार आपका रसायन में और एक बार फिजिक्स में, 2 बार जो है इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। इनका मैं एक बार जीवनी देख रहा था यूट्यूब पे, अब झूठ है या सच है, इन्होंने अपने लास्ट दिन अपने जीवन से बहुत खफा रहा और सब कुछ पाते हुए भी कुछ भी नहीं पाया, ऐसा फील करके इस दुनिया को छोड़े। इनके अलावा कार्बन आयु, है ना, कार्बन आयु की गणना, कार्बन आयु गणना यानी कार्बन डेंटिंग विधि या कार्बन सी पद्धति से हम जीवाश्म की आयु ज्ञात करते हैं। जीवाश्म मतलब वैसा जो कभी जान था उसमें लेकिन अब जो है डेड अवस्था में पड़ा हुआ है। इसके अलावा यूरेनियम विधि से हम
चट्टान वगैरह की आयु को जो है ज्ञान करते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित फतेहपुर सिकरी में अकबर के किस पत्नी या प्रेमिका का मकबरा स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सिकरी है, जहाँ पे अकबर के पत्नी जोधाबाई या फिर प्रेमिका कहिए तो जोधाबाई की जो है मकबरा फतेहपुर सिकरी के परिसर में स्थित है। फतेहपुर सिकरी जिसका संबंध मुगल बादशाह अकबर से है, बनाने का भी श्रेय पूछेगा तो अकबर को ही मारिएगा, इन्हीं के समय लैमलाइट में आया। यहाँ कई इमारत है, मकबरा है, जैसे सलीम चिश्ती का दरगाह, सलीम चिश्ती इन्हीं के जो है आशीर्वाद से कहा जाता है कि जहांगीर का जन्म हुआ था। दरगाह, इसके अलावा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का मकबरा, इबादत खाना, उपासना भवन, इबादत खाना, उपासना भवन सेम थिंग। तो ये जो है सभी के सभी आपको कहाँ मिलेगा? तो फतेहपुर सिकरी में मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको याद होगा, पूछा था कि मुगलों के द्वारा बसाया गया पहला सुनियोजित शहर, तो ये भी आप फतेहपुर सिकरी को ही आंसर लगाना। सभी मुगलों सरदारों में पहला गार्डन मकबरा जो है ये बनाया आपका हुमायूं का मकबरा को, और इसको बनाने का श्रेय बेगा बेगम या हाजी बेगम, ये दोनों एक ही मैडम है ना, और ये हुमायूं की विधवा पत्नी है, तो इनके द्वारा बनाया गया था। मुगल बादशाह हुमायूं के द्वारा दीन पनाह नगर की स्थापना भी की गई थी, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित भारतीय शहर तथा उनके संस्थापकों में से किसका मिलान सही किया गया है? अहमदाबाद सुल्तान अहमद, है ना, जयपुर राजा सवाई जय सिंह तृतीय, नागरपुरम सदाशिव राय, आगरा इब्राहिम लोदी। देखिए नीचे की तीनों गलत हैं, ठीक है। देखिए अहमदाबाद सुल्तान अहमद शाह सही है, जयपुर सवाई राजा सवाई जय सिंह सेकेंड ने किया था, न कि तृतीय किया था। नागलपुरम सदाशिव राय नहीं किए थे, कृष्णदेव राय ने किए थे, ठीक है, कृष्णदेव राय। इसके अलावा आगरा शहर को इब्राहिम लोदी नहीं, सिकंदर लोदी ने बसाया था। तो ये जो है आपका चारों का आंसर है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा जो है यहाँ पे और फैक्ट है भाई, इसके अलावा जो है आपका जयपुर शहर का जो है आपको यूनेस्को में भी इसे चिन्हित किया गया। जयपुर शहर को आप पिंक सिटी भी कहते हो, या फिर जयपुर शहर को आप चार दीवारी वाला शहर भी कहते हो, चार दीवारी वाला शहर कहते हो, या फिर इसे पिंक सिटी कहते हैं। 2019 में इसे यूनेस्को के द्वारा चिन्हित किया गया, राजा जय सिंह सेकेंड ने इसे बनवाया था। नागलपुरम खाटू श्याम की मंदिर आपको राजस्थान जाएंगे तो मिलेंगे। इसके अलावा नागलपुरम नामक कस्बे की स्थापना कृष्णदेव राय अपनी माता के याद में करवाए थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलुब वंश के प्रतापी राजा हुए। आप जानते हैं 4 वंशों ने शासन किया, संगम, तुलुब, अरबिदु और सुलुब, ठीक है। कृष्णदेव राय के मंत्रिपरिषद को अष्टदिग्गज, और शिवाजी के मंत्रिपरिषद को हमने कहा कि वहाँ भी 8 कवि मतलब विद्वान रहते थे, तो उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। आमुक्त मल्याद नामक किताब की भाषा थी तेलुगु, जो कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। ताजमहल को 1983 में जो शाहजहां ने बनवाया है उसे यूनेस्को में शामिल किया गया, क्योंकि ये भी आगरा में है, इसीलिए जो है इसे कहना जरूरी था। सिकंदर लोदी को निजाम खान भी कहते थे। भारत में सबसे पहले लौह इस्पात की कारखाना कहाँ स्थापित हुए? तो भारत में सबसे पहले लौह इस्पात की कारखाना कुल्टी में स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम पश्चिम बंगाल की कुल्टी में 1870 में लौह इस्पात की कारखाना का आधारशिला रखा गया था। भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने 1651 में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में पहली फैक्ट्री, ये बंगाल का पहला फैक्ट्री था। बाद बाकी आप तो जानते हैं कि सूरत में अंग्रेजों ने फैक्ट्री बैठाया था 1608 के दरमियान। पश्चिम बंगाल में ही देश का पहला जूट मिल रिसरा में स्थापित किया गया था। जूट को गोल्डन फाइबर और ब्राउन पेपर भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे पहले सीमेंट की फैक्ट्री मद्रास में लगाई गई थी। भारत में पहला पेनिसिलिन की फैक्ट्री पिंपरी में लगाई गई थी। भारत में पहला उर्वरक मिल सिंदरी में लगाई गई थी। तो ये कुछ जो है आपका जो है पहली बार कहाँ हुआ ये है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना का निर्णय किस सम्मेलन में लिया गया था? जो यूनेप है, यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो इसकी जो निर्णय है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में जो बैठक हुआ था वहाँ पे लिया गया था, ठीक है। इस सम्मेलन का आयोजन 1972 में किया गया था, और इसी सम्मेलन में आपको एक और फैसला लिया जाता है कि प्रति वर्ष 5 जून को हम विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाएंगे, जो इस बार 5 जून को मना लिए हम, और 2024 में मनाना बाकी है, ठीक है। इसके अलावा यह जो है ये जो आपका स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 है, ये मानव और पर्यावरण के बीच रिलेशन स्थापित करने वाली पहली बैठक थी, इसीलिए इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। जैसे आपने भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं, शिक्षा का मैग्ना कार्टा इंडिया में बोर्ड के डिस्पैच को कहते हैं, वैसे ही ये है ना, इस बैठक को भी मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में होता है, और इसमें ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है आपका विचार किया जाता है, और इसी के थ्रू जो है 16 सितंबर को प्रति
दिवस ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। COP 28 का बैठक अभी हालिया हुआ 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, ठीक है। COP 28 सभी 8 ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है। दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, मैं आपको जो है इमेज के माध्यम से एक एक चीज़ बता दिया हूँ। दूसरा सबसे अधिक घनत्व जो है बुध का है। देखिए मैं थोड़ा सा इमेज पे फोकस कीजिएगा, आपकी सारी ब्रह्मांड की क्वेश्चन खत्म हो जाती है। ये आपका पीला कलर का है सूर्य, जो सूर्य जैसा दिख भी रहा है। पहला है मरकरी, सबसे छोटा होने के नाते अपने पेरेंट्स के पास बैठा है। फिर है वीनस और फिर है पृथ्वी। इसके बाद आपको मैं बताया था कि दिन का क्रम पढ़ देना है। पृथ्वी को 3 नंबर पे रखना है। पृथ्वी की बहन शुक्र है तो शुक्र 2 नंबर पे, और सबसे छोटा होने के नाते सूर्य पहला स्थान पे रहेगा। सूर्य के पास बैठा रहेगा, 1 नंबर पे बैठा रहेगा। अब आपको दिन पढ़ना है, रविवार से पढ़ते हैं। आज रविवार है, रविवार कोई ग्रह नहीं होता, सोमवार भी नहीं होता, मंगल होता है तो हमने मंगल को रख दिया। अब मंगल के बाद बुध आना चाहिए, लेकिन बुध तो पहले ही छोटा होने के कारण यहाँ बैठा है, तो बुध से अगला बृहस्पति को बैठा दिया। बृहस्पति के बाद शुक्र आता है, शुक्र पहले ही अपनी बहन के पास बैठी है, तो शुक्र के बाद शनि आ गया, फिर अरुण और फिर वरुण। तो ये ग्रह का क्रम है ना। हमने कहा कि 4 जो नज़दीकी ग्रह है इसे पार्थिव ग्रह कहते हैं, और 4 जो दूर का ग्रह है इसे जोवियन ग्रह कहते हैं, जोवियन ग्रह कहते हैं, बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह कहते हैं, ठीक है। और जो 4 नज़दीक है इसे हम पार्थिव ग्रह कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया। इसके अलावा जो जितना सूर्य के नज़दीक है सूर्य का परिक्रमा उतने कम समय में करेगा। सिंपल सी फंडा है, ध्यान रखिएगा। जो जितना सूर्य के नज़दीक है सूर्य की परिक्रमा, आप सिंपल सी बात है ना भाई कि 5 किलोमीटर स्कूल से आपका घर है और 8 किलोमीटर मेरा घर है ना। दोनों की चाल अगर सेम मान लिया जाए तो कौन सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई कि हम दूर वाला जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। तो ऐसे ही ग्रहों की चाल में बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई 150 किलोमीटर से चल रहा है और सीधे कोई 5000 किलोमीटर से चल रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो आप मोटे मोटे तौर पे ये समझिए कि जिसका जितना नज़दीक है जो वो उतना जल्दी जो है सूर्य का परिक्रमण कर लेता है, यानी सूर्य के परितः जो है चक्कर लगाते हैं। तो सबसे कम लगेगा बुध को, उससे थोड़ा ज़्यादा लगेगा शुक्र को, उससे थोड़ा अर्थ को, उससे थोड़ा मार्स को, उससे थोड़ा जुपिटर को, फिर थोड़ा अरुण को, शनि को, फिर थोड़ा अरुण को, और सबसे ज़्यादा वरुण को लगेगा सूर्य के। अब देखिए 2 चीज़ होता है, एक तो होता है जी आपका परिक्रमण और एक होता है जी परिभ्रमण। इन दोनों में बहुत ही फर्क है, परिभ्रमण परिक्रमण। इसके ब्रह्मांड के लिहाज से इसे अगर पढ़ें तो बहुत ज़्यादा फर्क है। परिक्रमण कहने का मतलब है कि सूर्य के गोला का चक्कर लगाया ये ग्रह, और परिभ्रमण कहने का मतलब है कि अपने ही एक्सिस पे रोटेट होता रहा, अपने ही एक्सिस पे घूमता रहा, है ना। तो परिभ्रमण में सबसे कम समय लगता है जुपिटर को, इसको जो है 10 घंटे के करीब ही लगता है और एक बार परिभ्रमित हो जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसको हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। बहरहाल आप कितना जाने कि सब ग्रहों का क्रम जान लिए। 4 गो नज़दीक का पार्थिव रहेगा या फिर आंतरिक, 4 का दूर का जोवियन रहेगा या बाहरी। सबसे अब यहाँ पे देखिए ये हरा दिख रहा है, ये थोड़ा सा हरा जैसे बनाया गया है, तो अरुण ग्रह को हम हरा ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा है ना लाल ग्रह हम मंगल को कहते हैं, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, पीला ग्रह वीनस को कहते हैं, है ना। ये सब ध्यान रखेंगे, ठीक है। बुध सबसे छोटकू ग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़कू ग्रह है, आकार से दिख रहा होगा। सबसे अधिक अभी जो आपका उपग्रह है ये फिर से शनि के पास है, वर्तमान में क्वेश्चन पूछे तो सैटर्न के पास है। शनि ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर एक सर्किल के जैसा छल्ला दिख रहा होगा, जैसे आपके ओलंपिक में रिंग होता है उसी प्रकार से छल्ला दिख रहा होगा। तो ये छल्ला पाया जाता है, यानी वलय पाया जाता है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा शुक्र ग्रह अपने आप में सबसे हॉट ग्रह है, इसे बहुत चीज़ कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की बहन, जोवियन ग्रह, लूसिफर ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, ये सब शुक्र ग्रह का नाम है, ठीक है ना। तो ये और बिना उपग्रह वाला कौन सा ग्रह है, दूगो, तो बुध और शुक्र। जो नज़दीक के दूगो है ना, अगर पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास मात्र एगो चंद्रमा है, मंगल के पास दूगो है, डिमोस और फोबोस है, इस प्रकार से चलता रहता है। तो ये आपका ग्रह। बगल में हमने वायुमंडल का लेयर भी ले लिया है। क्यों ले लिया है? क्योंकि अगर 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, एक तो पूछता है कि ब्रह्मांड में किस गैस की प्रधानता होती है, तो आप कहते हो हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। एक आपसे पूछता है कि भाई वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है, तो आप कहोगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रधानता होती है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे रखा हूँ। अच्छे बच्चे जो 12 साल से तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि ब्रह्मांड और वायुमंडल सब सेम है ना। ऐसा नहीं है
है ना भैया। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये जो वायुमंडल है लेयर, यहाँ भी जान लीजिए सबसे नीचे वाले को आपको क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे ऊपर में इसका बहिर्मंडल होता है। आप अंग्रेजी में इसे पढ़ लीजिएगा जिसको पढ़ना है ना। इसके अलावा क्षोभ मंडल में सभी प्रकार की मौसमी घटना, जैसे आप यहाँ पे वर्षा, बूंदाबूंदी देख रहे होंगे, धूप निकल रहा है, बिजली कड़क रहा है, ये सब इसमें आ जाता है। वायुमंडल आपका समताप लेयर में उड़ता है ना। उसके ऊपर जाएंगे, ओजोन परत भी आपके समताप लेयर में ही स्थित है। और सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसके सेकेंड लास्ट आयन मंडल में आपके जो है जो तरंग वगैरह रिफ्लेक्ट करके लाते हैं पृथ्वी पे, ये आपका आयन मंडल में होता है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अब हम आते हैं कि घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, घनत्व मतलब सघनता के अनुसार, ठीक है। तो सबसे अधिक पृथ्वी का दूसरा स्थान है बुध का, और सबसे कम घनत्व है शनि का। शनि एकदम गैसीय गोले ही है ना, घनत्व बहुत कम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मंगल चौथा नंबर घनत्व का है, इसीलिए मंगल पे हम लोग जाते हैं। शुक्र पे नहीं जा सकते, बहुत गर्म है, जल के भ्रष्ट हो जाओगे, है ना। इनके अलावा आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, तो सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जो 4 गो दूर का था ना वो सीधे पढ़ देना है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सीधे पढ़ देना है आपको। 4 गो का जो है विस्तारता का अनुसार सीधे पढ़ देना है, कोई घुमा, बृहस्पति, शनि, अरुण और ये वरुण, ठीक है। तो ये 4 गो हो गया। अब 4 गो में पंगा है कि किसको पहले ले, तो याद रखिए पृथ्वी 5वां है विस्तारता के अनुसार, ठीक है। तो पृथ्वी हमारा हो जाएगा भैया 5वां। कहाँ गया भाई, कहाँ गया, है ना। हाँ, यहाँ पृथ्वी 5वां, फिर शुक्र, मंगल और बुध। इस प्रकार से सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार बता दिए, सूर्य के परिक्रमण बता दिए, जो जितना दूर रहेगा उतना ज़्यादा टाइम लेगा। सबसे कम बुध लेता है 88 दिन। इसके अलावा अपने अक्ष पर सबसे तेज चक्कर बृहस्पति लगाता है, इसे परिभ्रमण कहा जाता है। कहीं लिखा होगा, ये देखिए परिभ्रमण, है ना। परिभ्रमण में सबसे कम समय बृहस्पति को लगता है और सबसे अधिक समय शुक्र को लगता है। देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे शुक्र को सबसे अधिक समय अपने एक्सिस पे रोटेट होने में लगता है। तो ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अलावा शुक्र को बता दिया चमकीला, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी के बहन, लूसीफर ग्रह, ये सभी इन्हीं को कहा जाता है। पृथ्वी को जल पे उपस्थित नीला ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, बता दिए थे। हरा ग्रह अरुण को। ब्रह्मांड की जो थ्योरी है ना उसमें सर्वमान्य थ्योरी है आपका बिग बैंग थ्योरी। तो कौन दिया था, ये जॉर्ज लमेतर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। कालाकोट थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका स्थित है भैया कालाकोट, जम्मू कश्मीर में। कालाकोट वैसे वकील साहब को कहा जाता है। इनके अलावा घाटमपुर थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र वर्तमान में कौन है, कुडनकुलम। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित परमाणु संयंत्र कलपक्कम, ये भी तमिलनाडु में था। भारत का सबसे पुराना जो नाभिकीय रिएक्टर है ये कौन सा भैया, अप्सरा। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन में किसका योगदान होता है, तापीय बिजली का होता है। भारत सरकार 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक, 2030 तक। और भारत सरकार 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य भी 2030 तक रखा है। इसके अलावा भारत सरकार जो है कार्बन को नेट जीरो करने का लक्ष्य कब तक रखा है, 2070 तक, मतलब शून्य कार्बन, है ना। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में यह वर्णन है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा तथा अहिंसा से दूर रहना एक अहम मौलिक कर्तव्य है, तो ये आर्टिकल 51 के 9 में है, ठीक है। आर्टिकल 51 के 1 के 9 में है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य शुरुआत में ऐड किया गया, जिसे आर्टिकल 51 के 1 और आपके जो है भाग 4A में रखा गया। लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा दिलाना उनके पेरेंट्स का कर्तव्य होगा, और ये आपका आर्टिकल 51 के 1 के 11 में रखा गया। मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार आपके जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये आपके पास चार्ट है मौलिक कर्तव्य के बारे में कि कौन सा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है। ये चार्ट मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूं, तो आप जो है PDF लेंगे ही तो वहां पे आप देख सकेंगे इनको, और बाद बाकी मैं एनालिसिस के दौरान भी ये वाला कई बार आपको दिखा चुका हूं। चलते हैं आगे। भारत का पहला वेटलैंड शहर के रूप में किसे दर्जा दिया जाएगा, तो उदयपुर को दिया जाएगा। उदयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में। इसे झीलों का नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान में इस शहर का जो निर्माण है महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने किया था, और वहाँ अपने जयपुर को देखा जय सिंह द्वितीय ने किया था। तो दोनों में
सेकेंड नाम के आगे लगता है। भारत का पहला रामसर साइट चिल्का झील उड़ीसा है। वर्तमान में 75 रामसर साइट है, जिसमें सबसे अधिक रामसर साइट आपका कहाँ से है? तमिलनाडु से है। देश का पहला जैविक राज्य आपका सिक्किम था। देश का पहला डिजिटल राज्य केरल है। देश का पहला डिजिटल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। पेपरलेस बजट पेश करने वाले प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। पेपरलेस विधानसभा वाला प्रथम राज्य नागालैंड है। प्रथम जनजातीय जनगणना कराने वाला राज्य ये आपका जातिगत जनगणना, तो ये आपका बिहार है। पहली बार जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन करवाने वाला राज्य उड़ीसा है। तो ये सब जो है कुछ राज्य के नाम रिकॉर्ड हैं, ध्यान रखिएगा। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ भैया? नूसंतारा। पहले कहाँ हुआ करता था? जकार्ता। इंडोनेशिया की प्राचीन राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया को दुनिया में सबसे बड़ा द्वीपीय समूह वाला देश कहा जाता है, और ना ये भी भूकंप जोन में आता है। इंडोनेशिया की मुद्रा, अच्छा इंडोनेशिया एशियाई देश में इक्वेटर पे स्थित है। इंडोनेशिया और मालदीव, ध्यान रखेंगे इक्वेटर पे स्थित है, भूमध्य रेखा पे स्थित है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है, रुपया। श्रीलंका की नई राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा और बर्मा की राजधानी नेपिदा, ये भी पूछा जाता है। 2023 में अंतिम आंकड़ों के अनुसार कच्चा तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो कच्चा तेल का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये अमेरिका में होता है 2023 तक, ठीक है। इनके अलावा कच्चा तेल में भारत में कच्चा तेल का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर जो है ये आपका राजस्थान है वर्तमान में, जहाँ पे ऐश्वर्या तेलांचल, मंगला तेलांचल ये सब राजस्थान में मिलेगा आपको। वर्तमान समय में विश्व के सबसे अधिक यूरेनियम जो है कजाकिस्तान में तथा भारत के आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है। वैसे जादूगोरा झारखंड में भी यूरेनियम पाया जाता है। बॉक्साइट का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। भारत में कहाँ पे? उड़ीसा में होता है। तांबा का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चिली में होता है। भारत में कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश के मलाजखंड बालाघाट में होता है। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादन चीन में होता है। भारत में कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। लेकिन कोयला का सबसे अधिक भंडारण कहाँ पे है भारत में? तो झारखंड में है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, है ना। अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए मेहनत सही दिशा में कर रहा हूँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और बाद बाकी PDF संबंधित कोई भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। आपको ग्रीटिंग मैसेज मिलेगा जिसमें PDF के बारे में A to Z जानकारी आपको दिया गया रहेगा, लिखा रहेगा। बिना कुछ लिखे ही आप जानकारी प्राप्त करेंगे। इच्छा होगा तो लेना, नहीं इच्छा हुआ तो मत लेना। मैं तो ये भी बता दिया हूँ कि अगर आपने मेरे PDF को 100 रुपया में ख़रीद लिया और अगर आपको एग्जाम में फ़ायदा नहीं हुआ तो आपका ये पैसा मेरे पास सुरक्षित है दादा, जब चाहो ले सको, है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। कोई है कि आपको ये बताता होगा कि मेरे क्लास से क्वेश्चन आएंगे? वो भी मैं इतना गारंटी लेता हूँ कि 70 से 80% क्वेश्चन आएंगे भाई, ठीक है। कोई भी सीरीज़ की बात कर लो, लेकिन शर्त वही रखा हूँ कि आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट में जो भी मैं कंटेंट डालूँ उससे आपको देखना है। इसका उत्तर प्रदेश नाम रख दिया तो क्या ये उत्तर प्रदेश में ही खाली आएगा? लिखा है क्या कहीं? ये बिहार SSC में नहीं आएगा, ये SSC में नहीं आएगा। आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा? तो आपको कंटेंट देखना है। हम गिनी चुनी कंटेंट ही देते हैं। अगर ऐसा होता तो अब तक तीनों सीरीज़ ख़त्म करके आप लोग CGL के लिए मार कर रहे हैं, बच्चे लोग कमेंट कर रहे हैं तो चला नहीं दिया होता, टाइम का अभाव है। तो इसीलिए जो SSC का सीरीज़ चला रहा हूँ उसी में कुछ इतनी रिफाइंड कंटेंट डाल दूँ कि CGL, CHSL, MTS, GD सब जगह काम करे। तो यही कर रहे हैं। बाद बाकी परख आप में भी है, हमसे ज़्यादा आजकल आप मार्केट में हैं। आप दौड़ता हुआ खिलाड़ी है, मैं बैठा हुआ खिलाड़ी हूँ। बूढ़ा हो गया फिर भी इतनी समझ है, आप तो जवान है भाई। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।